हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। हम लोग देख रहे थे 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैक बोर्ड का। ठीक है, तो उस सीरीज में ये पहला लेक्चर खत्म हो चुका था। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। किसका? तो 2023 PYQ का। ठीक है, तो अब ये दूसरा लेक्चर में हम लोग कहाँ से देखेंगे? तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कहाँ तक खत्म हो गया था? 20 तक खत्म हो गया था। ठीक है, अब हम लोग 20 के आगे बात करेंगे। ठीक है, तो 20 के आगे अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। ठीक है, चलो एक 20 नंबर के बाद शायद यही है क्या? हाँ, यही है। ठीक है, अब 20 के बाद क्या बात करें? 20 के बाद तो 21 नंबर में बोल रहा है कि आरएथ टर्म। ठीक है, देख भाई, उम्मीद है दिख रहा होगा, है ना? चलो, अब 21 नंबर में द आरएथ टर्म इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में जो आरएथ टर्म होगा, आरएथ का मतलब है कि वो 20वां होगा तो 20th लिखा होगा। आरएथ का मतलब है अगर 9वां टर्म होगा तो 9th लिखा होगा। आरएथ का मतलब है कि अगर 6 टर्म होगा तो 6 लिख के TH यानी 6th टर्म लिखा होगा। लेकिन कौन सा टर्म है ये हमें पता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ना? तो जब नहीं है पता हमें, तो हम क्या करेंगे कि आर ही मान लेते हैं। बोला ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम आर मान लो, जी मान लो, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन हम फॉर्मूला जानना चाहते हैं कि आखिर आरएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो भाई, TR+1 बराबर होता है NCR। पहले तो ये जानो कि ये फॉर्मूला किसका है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? तो ये है A+B का होल पावर n। और उस समय के लिए हमें कोई भी टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। पहला टर्म को लिखने से पहले लिखना पड़ता है होल पावर जो भी है वो NC, और जितना यहां पे आएगा उससे एक कम, 1 लेस। तो ये R+1 एक कम चाहते हैं, तो R+1 है पहले से, R+1 पहले से उसमें एक कम, मतलब ये कट जाएगा तो केवल R आएगा। तो इसीलिए NCR लिखे। पहला टर्म A है इसलिए पहला टर्म में होल पावर मतलब ऊपर वाला में माइनस करेंगे ये नीचे यानी लोअर सफिक्स। और फिर दूसरा टर्म B, उसमें क्या देंगे? तो उसमें पावर उतना ही देंगे जितना यहां मेरा रहेगा इस जगह में, लोअर केस में, लोअर सफिक्स में, तो R दे देंगे। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अब निकालने क्या बोल रहा है? आरएथ टर्म। तो आरएथ का मतलब है कि ये R+1 टर्म नहीं ले रहा है, R ले रहा है। इस बात से समझना है तुम्हें। क्या समझना है कि अगर हम 4th टर्म लेंगे तो होल पावर तो n होगा, C होगा, यहां 4 है तो उससे एक कम ये हो जाएगा पहला टर्म। मेरे पास पहला टर्म जो कुछ भी हो उसका पावर अपर सफिक्स यानी अपर केस माइनस लोअर केस। फिर दूसरा वाला में कितना, जितना यहां पे है, यहां 3 है तो 3 देंगे। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें निकालने 4 टर्म नहीं बोल रहा है, आरएथ टर्म बोल रहा है, TR निकालने बोल रहा है। ठीक है, और एक्सपेंशन क्या दिया है? तो दिया है 1 प्लस, एक्सपेंशन दिया है मेरे ब्रदर 1 प्लस x का होल पावर n, ये दिया गया है। ठीक है, अब इतना जब दिया गया है तब पहले होल पावर, फिर C, फिर जितना यहां है उससे एक कम, आरएथ टर्म बोला है ना, तो R से एक कम, तो एक कम का मतलब 1 माइनस करना है, तो उसमें 1 माइनस कर दिए। फिर पहला टर्म 1 है, 1 का पावर ऊपर वाला चीजें माइनस नीचे वाला, मतलब जो R-1 है। फिर दूसरा टर्म है x, उसमें उतना ही देंगे पावर जितना यहां है। ठीक है,
तो r माइनस वन। देखो मेरे भाई, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एन सी r माइनस वन तो होना ही होना है, लेकिन इस वाले को हम क्या करें, किस वाले को, तो ये जो चीज है वो वन का पावर ना है जी, वन का पावर कुछ रहे, कुछ भी रहे तो वन ही आना है। तो जब वन ही आना है तब हम उसको हटा देंगे, क्योंकि वन से इंटू होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ x का पावर r माइनस वन। तो जहां मिलेगा एन सी आर माइनस वन, एक्स का पावर r माइनस वन, वही हम टिक आउट कर देंगे। तो देखते हैं कहां मिलता है वो चीजें। एन सी आर माइनस वन, एक्स का पावर r, यहां नहीं है r माइनस वन, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, टिक कर दिया कौन भाई, ये गलत है। अगला एन सी आर माइनस वन, एन सी आर माइनस वन, एक्स का पावर r माइनस वन, ये ठीक है। x का पावर ये जो चाहिए वो है, यहां भी है लेकिन c नीचे नहीं है, r माइनस वन, सिर्फ एन सी आर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन सीक्वेंस और सीरीज का है। बोला है द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का 10th टर्म क्या होगा। 10th टर्म पूछा है, तो 10th टर्म पूछा है, इसका मतलब आप लिखोगे T10 बराबर वाट, T10 बराबर वाट। ये पूछा, दिया क्या क्या, बोला हुज, जिसका 7th एंड 12th टर्म दिया गया है, 7th टर्म बराबर दे दिया है और 12th टर्म बराबर भी दिया है। कुछ क्या क्या दिया, बोला आर 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि पहले मिल रहा है 34, तो ये पहला के लिए, पहला मतलब इधर से 7 के लिए, और ये 64 बाद में है एंड के बाद, तो एंड के बाद वाला के लिए मतलब 12th के लिए है। तो 7th टर्म 34, तो 7th टर्म जो है वो 34 है, ठीक ना, तो 34 लिख देंगे। ये मेरा 34 है और ये मेरा 64 है, ये दे दिया। अब बोल रहा है 10th टर्म निकालो, तो याद रखो ये जो चीज है वो एपी है। अब एपी का हमें कोई भी टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमें 10th टर्म निकालना है तो a प्लस जितना यहाँ है, अगर यहाँ 10 है तो 10 से एक कम 9 इंटू डी, अगर यहाँ 9 रहता तो a प्लस 8d लेते। ये बात क्लियर। अब इतना के बाद तो हमें 10th टर्म निकालना जरूर है। ये जो यहाँ लिखे हैं वो तो इसका फॉर्मूला है a और यहाँ a प्लस 9d, लेकिन इसको निकालने के लिए a भी चाहिए d भी चाहिए। तो a और d जब चाहिए तो a और d कहाँ से निकलेगा, बोला a और d इन्हीं दोनों के मदद से ही निकलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो भाई मेरे जब 7th टर्म है तभी क्या समझाएं कि जितना टर्म रहे उससे कोई मतलब नहीं, a जरूर लिखना, और टर्म अगर जितना है उससे एक कम, 7th है तो एक कम 6 बराबर कितना 34। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए। यहां तक क्लियर है। अब आगे, अगर ये मेरा 12th टर्म है तो ए तो जरूर होगा, 12 से एक कम यानी कि 11 बराबर 64। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते। इतना तक बात क्लियर हो गया। जब इतना बात क्लियर हो गया तब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम, सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। a प्लस 6d बराबर 34, थोड़ा सा भाई, a प्लस 6d बराबर 34 और a प्लस 11d इक्वल टू 64। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, देख, तो सॉल्व करेंगे तो होगा यही ना कि साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, ये a और a कट जाएगा, तो 11d में 6d जाएगा, तो आ जाएगा 5d, बड़ा है ये इसलिए माइनस 5d। अब ये भी कट जाएगा तो 4 में 4 जाएगा 0, 6 में 3 जाएगा तो 3 माइनस इतना। अब माइनस से माइनस कट गया तो कितना, तो 5d बराबर 30। अब इतना,
अब डी निकालना है, तो डी बराबर, अब डी निकालना है तो 5 को उधर ले जाएंगे तो चला जाएगा 5 उधर। अब आगे करेंगे ये कि काट देंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर 6 आ गया, ये डी निकल गया। अब अगर हम डी निकल गया तो डी यहाँ रख देंगे तो ए को काम बनेगा, ए तो नहीं निकला ना, अब हम ए निकाल लेते हैं। जब ए निकल जाएगा तो दोनों वैल्यू वहाँ रख देंगे, मेरा 10th टर्म निकल जाना है, 10th टर्म निकलेगा, क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो अब ऐसा करो कि पुट d बराबर 6 इन, d बराबर 6 कोई भी इक्वेशन में, या तो 1 में या 2 में, तो 1 ही में पुट करते हैं। तो 6 जो है रखना है d बराबर इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, a प्लस 6d बराबर 34। देख लो भाई इक्वेशन 1। अब इतना है तो अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा यही ना कि अब हम ये करते हैं कि इस d को हटाते हैं और d के जगह में क्या रखते हैं, तो d के जगह में रख देते हैं d का वैल्यू 6 रख दिए। अब जब इतना रख दिए तब आगे चलो, ये होगा क्या, a रहेगा 6 × 6 36 बराबर 34, ठीक है। अब ये 34 रहेगा, हमें निकालना a का है, इसलिए 34 को छोड़ दो, 36 को उधर लेते चले जाओ। जब अब उधर लेके जाओगे ना तो a बराबर कितना आ जाएगा, 34 - 36 -2 आ जाएगा, ये ठीक है। अब a भी निकल गया, d भी निकल गया। जब a और d दोनों निकल गया तब अब हम क्या कर सकते हैं, बोला देखो तब तुम क्या कर सकते हो। सो जब a और d निकल गया तो 10th टर्म निकल जाएगा, आराम से निकल जाना है। देखो ये है, तो a और d निकल गया। अब हमें निकालना है 10th टर्म, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर t10 बराबर क्या लिखा हुआ था, a प्लस 9d, ठीक है। यहाँ से भाई अब a का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो a के जगह हम कितना रखेंगे, तो -2 प्लस 9 × d के जगह हम कितना है, तो d के जगह हम 6। अब ये -2 रहने दिया जाए, 9 को 6 से करेंगे तो आ जाएगा 54। अब देखो ध्यान से, 54 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 52। तो ये मेरा आंसर हो गया कितना, 50 का 2। 52 जिस ऑप्शन में होगा हम उस ऑप्शन को आगे बढ़ा देंगे, मतलब टच करेंगे। तो 52 किसी में है तो ऑप्शन नंबर सेकंड में। ये क्वेश्चन डन हो गया। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, जो हम लोग इस क्वेश्चन को किसी और भी ईयर में किए हुए हैं, ठीक है। हमें याद जहाँ तक है, या तो 22 में, शायद 22 में ही किए हैं इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन था, डिट्टो एग्जैक्ट। तो इसीलिए बताया ना आपको कि प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, ये बात याद रखो, ठीक है। चलो आगे भाई, तो अब हम लोग इसको क्लिंग करते हैं और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ, ठीक है भाई। तो 23 के तरफ, 23 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास 1 है, 2 है, 2 का स्क्वायर है प्लस 2 का पावर 3 है, फिर डॉट 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 2 का पावर n-1 बराबर 255 है, ये दे दिया है। और बोला है n का वैल्यू निकाल करके बता दिया करो, n का वैल्यू निकाल करके बता दिया करो, ठीक है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि ये दिया हुआ क्या है, पहले ये पता तो करना ही पड़ेगा कि ये दिया गया जो चीज़ है वो जीपी है। कैसे पता चला, क्योंकि आपको बताए थे किसी भी टर्म को उसके पीछे वाला से डिवाइड करना सेम आएगा। जैसे ये सेकंड वाला को उसके पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला से 1 से, मतलब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा सेकंड है। थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो थर्ड टर्म 2 का पावर 2 है और सेकंड टर्म 2 है, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, केवल 2 आएगा। तो इसीलिए बोले ना कि जब ये डिवाइड करने पे सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये जीपी में है।
और जीपी का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम। ठीक है, तो जीपी का सम का फॉर्मूला दो होता है। क्या क्या होता है देखो, ये देख लेना। एक होता है एस एन, एन टर्म का सम बराबर ए इंटू 1 - r का पावर n बाई 1 - r। लेकिन ये उस समय के लिए है जब r 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा क्या, r। तब r क्या होता है, अभी जो कर रहे थे ना कि इस वाले को इससे पीछे से डिवाइड किए तो जो नंबर आ रहा था 2, इस वाले को इसके पीछे से डिवाइड किए जो नंबर आ रहा था फिक्स नंबर 2, वही कहलाता है कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को r से दिखाते हैं। इसका जो पहला टर्म है ये, वो मेरा कहलाता है a यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इतना बातें है। अब तो ये है, तो ये कब के लिए, जब कॉमन रेशियो 1 से कम होगा तब। यहां तो 1 से कम नहीं है, क्यों सर, बोला दिखाते हैं। देखो यहां लिख लेना, हेयर a बराबर 1 और r कैसे निकलेगा, तो किसी भी टर्म को उसके पीछे वाला से। तो मान लो हम सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं, मान लो हम सेकेंड टर्म को उसके पीछे वाला से, तो 2 को 1 से किए 2 आया, तो r मेरा 2 है, तो 1 से तो कम नहीं है, 1 से ज़्यादा है। तो दूसरा फॉर्मूला फिर चलेगा, एस एम बराबर ए इंटू क्या, तो a इंटू आर का पावर n -1 बाई r -1। ये तब के लिए जब r 1 से बड़ा होगा। बोला ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गया। अब इतना के बाद यहाँ पे a समझ में आया, फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो ये भी समझ में आया। एक बात और भी समझना है कि क्या, कि ये मेरा लास्ट टर्म है, ये मेरा क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, जब ये मेरा लास्ट टर्म है और ये मेरा क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें अगर हम पता कर लेंगे कितने टर्म का सम है, कितने टर्म का सम है, तो n तो पता चल ही जाना है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि चलो निकाल लेते हैं n। ठीक है, तो इसको हम ये डिलीट करते हैं मेरे भाई, क्योंकि जगह उतना है नहीं। तो अब आगे अब तो ऐसा करो कि लिखेंगे क्या हमने, कि एस एन बराबर ए का मतलब ये जो है, ठीक है, फिर r का पावर n-1 बाई r-1। एस एन दिया हुआ है कितना, तो 255 बराबर ए कितना है भाई, 1, और r कितना है 2, उसका पावर n-1 बट्टा में 2 - 1। अब देखो मेरे भाई, ये 255, ये 1 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक ना। तो आएगा 2 का पावर n-1, नीचे देख 2 - 1 1 ही आएगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब क्या किया जाए, देखो क्या जाए, 1 से डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम सिर्फ लिखेंगे 2 का पावर n-1 को। तो 2 का पावर n-1 बराबर के बाद कितना है, तो 255। ये 2 का पावर n रहने दो, 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को उधर ले जाओगे तो ये चल जाएगा प्लस में। 2 का पावर n होगा 255 + 1 256। अब इतना के बाद 2 का पावर n अब 256 है। अब 256 कितने बार ऐसा, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू निकालना ना भाई, तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा ना, कि यहाँ भी इस चीज को बदलना पड़ेगा 2 का कुछ पावर में। अब 2 का पावर जो आए, 4 आए 5 आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो बस 2 का पावर में बदलना पड़ेगा। तो 2 का पावर में कैसे बदलेंगे हम, तो ऐसा करते हैं, ये तो हमें आ नहीं रहा है, तो आ नहीं रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, बनाना तो पड़ेगा ना। बोला हाँ बनाना तो पड़ेगा, ऐसा है कि बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो एक काम करते हैं, ऐसा कर जाते हैं ना कि हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, अब 2 से कह देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच जाएगा 2 अठे 16। 2 से देंगे 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है, फिर कितना बार में, तो ये फिर 2 से कितना बार में, 16 बार में,
फिर 2 से कितना बार में, 8 बार में, फिर 2 से 2 4 बार में, फिर 4 बार में, फिर कितना बार में, तो ये कितना बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 का पावर 8। तो मेरा जब 2 का पावर n बराबर है 2 का पावर 8 के, तो यहाँ बेस बराबर है तो निश्चित रूप से पावर भी बराबर होगा। तो n का वैल्यू कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो n का वैल्यू 8 कहीं है, बोला हाँ है। कितना है, तो 8 है। तो याद रखो ऑप्शन नंबर मेरा कौन, तो ऑप्शन नंबर सी चलेगा। बात क्लियर है ना इतना। चलो ये चीज़ें हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया, 23 तक। 24 में चलते हैं। ठीक है, 24 में जाने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्फॉर्मेशन ये बहुत खूबसूरत सा इन्फॉर्मेशन है कि आप 11th का तैयारी कर रहे हो, 11th जैसे ही ख़त्म होगा आप 12th का तैयारी करना चाहोगे ना। तो अगर आप हजारीबाग में नहीं रहते हो या किसी शहर में नहीं जा सकते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि घर बैठे ऑनलाइन क्लास हो जाए, तो आप तुरंत से इंस्टॉल करो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ठीक है, अब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इंस्टॉल करने के बाद अगर आप एक सब्जेक्ट सिर्फ खरीदना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट खरीदना चाहते हो तो हर एक सब्जेक्ट का 1200 रुपया दाम है, 1200 रुपया प्राइस है एक कोर्स का। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप एक खरीदते हो, तो अगर सारा खरीदोगे तो याद रखना सारा का आपको कितना लगेगा, 5500 रुपया अभी प्राइस दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रहा है, 10% डिस्काउंट है। ठीक है, 10% छूट है। बस इस नंबर में आप कॉल करके एक बार बात कर लोगे, ठीक ना। याद रखना इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आपको क्या होगा कि रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, उसके साथ साथ जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका क्लास नोट्स मिल जाएगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में, ताकि आप लिख सकें। फिर आपको जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए बुक का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, पीवाईक्यू अवेलेबल हो जाएगा, टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, काफ़ी सारा है। साथ ही साथ दुनिया में जितने भी हैं वो तो आपको पता है कि सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सारे का सारे में आप चैट करके पूछ सकते हो। यहाँ एक ऑप्शन ये भी है पूरे झारखंड में कि आप बोल के भी पूछ सकते हो, वॉइस से भी। ठीक है, टीचर आपको जवाब देंगे। प्लस हर एक सप्ताह में स्टूडेंट के बात किया जाता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। संडे टू संडे फ्री रहते हैं, आप डाउट भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे लाइव में तो पूछ ही सकते हैं, पर्सनल कॉल करके भी आप पूछ सकते हो हर एक सब्जेक्ट के टीचर से। बातें क्लियर है। देखो फैकल्टी ज़बरदस्त है, आप बस कोर्स लेकर के देखो तो समझ में आएगा चीज़ें, नहीं तो आप डेमो देख के भी देख सकते हो। ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो ऐप है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो सारा का डेमो वीडियो पड़ा हुआ है वहाँ पे। बातें क्लियर। चलो अब वापस हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, तो हम लोग किधर थे, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया था। अब हम लोग 24 में चलते हैं। ठीक है, 24 क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो हमारा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन, याद रखोगे ए एम का मतलब, ए एम का मतलब यहाँ याद रखो, देखो ए एम का मतलब अर्थमेटिक मीन और जी एम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ए एम मतलब अर्थमेटिक मीन और जी एम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो पूछ रहा है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से 2 नंबर का, या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन से 2 नंबर का। कोई भी 2 नंबर हो तो याद रखना कि 2 पॉजिटिव नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। तो ये रिलेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन नंबर मेरा 2 है सही। ठीक है, अब आ जाते हैं किस में, तो थर्ड में बोला है कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट क्या क्या दिया है, तो पहला जो पॉइंट दिया है वो 3 - 2 और एक दिया है 3 और 4, और पूछा है इन दोनों से पास होने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है। तो याद रखो कि जब तुम्हें 2 गो पॉइंट दे दे, 2 गो पॉइंट दे दे x1 y1, दूसरा दे दे क्या x2 y2,
और अगर दोनों से पास होने वाला लाइन का स्लोप पूछे तो स्लोप को दिखाते m से है। फॉर्मूला क्या होगा, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसे याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा इससे। अब ऐसे तो समझना सर, याद रखना मुश्किल है, आप डायरेक्ट कोई आसान सा रास्ता बता दीजिए। बोला देखो आसान सा रास्ता यही है कि सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट में फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को घटा दो, ये ऊपर रखना, और y सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट में फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटा दो, ये नीचे रखना। तो इसका मतलब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं सर। तो बोला हाँ, ये कितना है 4, y कोऑर्डिनेट में घटाओ y कोऑर्डिनेट को। ठीक है भाई, ये y कोऑर्डिनेट में सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 और फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -2 और घटाना है, ये कर दिए। फिर सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नीचे और इसका फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या, अरे यार ये तो गजब है, 3 ही लिखा है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब सॉल्व किए कितना आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये 0 आ जाएगा, ऊपर 6, नीचे कोई अगर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आता तब तो ये एक वैल्यू होता तो स्लोप निकल जाता, लेकिन नीचे 0 आ गया तो ऊपर कोई भी नंबर बाई नीचे 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जो भी बोल दो आप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ स्लोप डिफाइन है ही नहीं, स्लोप डिफाइन नहीं हो सकता है, मतलब स्लोप नहीं निकल सकता है। तो स्लोप जब निकल नहीं सकता है तो कौन सा ऑप्शन से बात होगा, 0 तो स्लोप आया नहीं, 6 तो स्लोप आया नहीं, 4 भी आया नहीं, डिफाइन ही नहीं हुआ सर, तो नॉट डिफाइन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अरे ये क्या माथा करत बढ़ा रहा है जी, चलो डबल पेज आ गया है ना, अच्छा कोई बात नहीं, चलो एक ही पेज डबल बार ये हो गया है। चलो 26 में देखो क्या बोला है कि ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तब जो इसमें यहाँ ए दिख रहा है, ए, वो उसका वैल्यू क्या होगा, जो दूसरा इक्वेशन का x के साथ गुना है उस a का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। कब, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा तब। तो ये बात आपको याद रखना होगा, ये बात 2-3 बातें आप जान लो कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया है, कोई भी इक्वेशन है, वो इक्वेशन मान लो इस तरह से है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। अगर इक्वेशन दिया गया है, इसका स्लोप निकालना चाहते हो, इसका स्लोप निकालना चाहते हो तो स्लोप ऐसे निकाल सकते हो, कैसे, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ क्या गुना है, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट मतलब माइनस, और a x के साथ क्या गुना है, a लिख दिए, बाई y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट b है, b लिख देंगे, खत्म हो गया, ये स्लोप निकल गया लाइन का। ठीक है, अब याद रखिएगा अगर 2 लाइन है, एक लाइन ये है और ये दूसरा लाइन है, इस लाइन का स्लोप को मान रहे हैं m1 और इस लाइन के स्लोप को मान रहे हैं m2। अगर 2 लाइन कभी भी परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, तो याद रखिएगा कि दोनों के स्लोप को अगर गुना कर देंगे तो -1 के बराबर आता है, ये कंसेप्ट है, ये साइड वाला जरूर याद रखना। अब क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया है, तो पहले 2 इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये पहला लाइन है, और दूसरा लाइन ax प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मेरा पहला लाइन है, ये मेरा दूसरा लाइन है। बोल रहा है दोनों का दोनों परपेंडिकुलर है, तो जो यहाँ x के साथ गुना है a, उसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको। तो कुछ मत करो, पहले इसका स्लोप निकाल लो। तो स्लोप हम निकाल लिए, इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ कितना गुना है 3, बाई वाई का कोफिशिएंट, वाई के साथ कितना गुना है -4, माइनस माइनस कट जाएगा, तो फाइनली ये 3/4 आएगा, इसको m1 मान लो। ठीक है भाई, अब आगे दूसरा, इसका स्लोप अगर निकालना चाहते हैं हम तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट, माइनस एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ कितना गुना है, a गुना है, बाई वाई का 6 है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या m2।
ठीक है। अब दोनों लाइन का स्लोप निकल गया, चूंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, चूंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दोनों का स्लोप को अगर हम गुना कर देंगे तो -1 के बराबर होगा ही होगा। बोला ठीक है, दोनों का स्लोप को गुना कीजिए आप। पहला का स्लोप है 3/4 और दूसरा का जो स्लोप है वो है -a/6, कितने के बराबर? -1 के बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 1 जाए 3, 3 2 जाए 6, ये कट जाएगा, अब और कुछ कटेगा नहीं। तो इसे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व जब करेंगे ना, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा? बोला आएगा यही ना कि 1 से गुना होगा -a, 2 यहाँ से 4, यहाँ से 2 हो जाएगा 8 बराबर -1, -1 से माइनस कट जाएगा। उसके बाद a रहने देते हैं, 8 डिवाइड में उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 से, तो a बराबर 8 आ गया, ये बात खत्म। अब जब इतना आ गया a बराबर 8 तो हम चलेंगे उस ऑप्शन के साथ जिसमें a बराबर 8 होगा। 8 दिया होगा, 4 नहीं होगा, फिर 2 भी, ये 5 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 8 होगा, कहानी खत्म। अरे रे 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 यार, हाँ 8 होगा, कहानी खत्म हो गया। ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। विच पासेस थ्रू, जो पास होता है किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। और मतलब इक्वेशन निकालना है किसी एक लाइन का, तो कंडीशन समझो पहले इसका, ठीक है। चलो देखो, अब एक बात याद रखना कि जब दो लाइन पैरेलल होता है ना, दो लाइन पैरेलल होता है तब उन दोनों का स्लोप सेम होता है, बराबर होता है। तो आगे समझो, बोला एक लाइन है जो पास कर रहा है किस से? तो पास कर रहा है एक पॉइंट से। बोला ठीक है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट? तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना उसका कोऑर्डिनेट है 4,3, ठीक है भाई। अब ये पास कर रहा है इससे और इसका इक्वेशन निकालने बोल रहा है, तो आपको तो पता होगा ना कि इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m मतलब स्लोप और x माइनस x1। तो ये जो y1 और x1 दिख रहा है ये किसी एक पॉइंट से पास होने वाला का कोऑर्डिनेट है। तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है हम उसको x1 और y1 बोल देंगे। तो सर इन दोनों का तो जुगाड़ हो गया, इन दोनों का तो जुगाड़ हो गया। ये x को और ये y को कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। लेकिन m क्या, स्लोप कैसे होगा? बोला स्लोप निकालने का रास्ता दिया है। बोला क्या? बोला इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। और यही लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है। कौन सा लाइन? बोला वो जिस लाइन का पैरेलल है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, कितना? तो उसका इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये दिया गया है। तो बताओ जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तब इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा। तो इसका वाला स्लोप चुरा करके इसमें डाल देंगे फॉर्मूला के पास, इक्वेशन आ जाएगा, है ना। लेकिन पहले इसका स्लोप तो निकले तब ना, क्योंकि इसकी इक्वेशन दिया हुआ है। बोला यार इसका स्लोप अभी निकालने हम सीखे हैं। बोला कैसे? बोला -x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट। स्लोप निकल गया? बोला हाँ निकल गया। बोला तब तो इक्वेशन निकल जाएगा। सर लीजिए निकल जाता है, y माइनस y1, y1 कितना है भाई? तो बोलोगे 3। स्लोप कितना आया? -3/4 -3/4 बाई सॉरी इंटू x माइनस x1, x1 कितना है? तो आप बोल दोगे 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये 4 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 4 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, ये इससे होगा तो 12, ये इससे होगा तो -3x माइनस माइनस प्लस 12, ये हो गया। अब हमें बोले गए थे ना कि जब भी आप इक्वेशन रेडी करो स्ट्रेट लाइन का तो आपको याद रखना होगा कि x का कोफिशिएंट हमेशा प्लस में और बराबर के दूसरे तरफ कुछ भी नहीं, जीरो होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी देने का तो वो ऑप्शन किसी और तरीके से दे सकता है। तो इसको प्लस बनाने के लिए इधर लाएंगे,
आ गया प्लस में, ये वाला 4y पहले से था इसी साइड, ठीक है। अब ये जो 12 है वो रहने दो, इस 12 को भी इधर लाओ तो आ जाएगा माइनस में। तो देखो मेरे भाई इक्वेशन क्या आया, 3x प्लस 4y और -12 -24 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4y -24, 3x प्लस 4y देखते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, ये चलेगा नहीं। हाँ देख लो ये वाला आ गया ना, कौन वाला, देखो यहाँ भी दिया लेकिन गलत है ये, कैसे, क्योंकि 3x माइनस 4y, यहाँ 3x माइनस 4y तो नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो यहाँ देखो 3x प्लस 4y है, लेकिन सर 24 तो बराबर के बाद दिया, बोला कोई दिक्कत नहीं, हम इधर ले, आप उसको उधर ले जाना, प्लस में चल जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, बोला है कि एक डिस्टेंस निकालो किन किन के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ध्यान से देखो। बोला है ना क्या, अरे ब्लैक में होगा ना अभी, यहाँ अगर दो लाइन है, ये एक लाइन है और इसका इक्वेशन मान लो ax प्लस बी वाई प्लस C1 है, और दूसरा इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। याद रखना जब भी लाइन पैरेलल होता है ना तो x और y दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम होता है, बस अलग होता है कौन, तो ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों अलग होता है। अब आगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है पता है, बोला क्या, बोला होता कुछ नहीं है, ऊपर इन दोनों का डिस्टेंस बोला है ना भाई, तो तुम इतना बस याद रखो कि कांस्टेंट को दोनों को माइनस करना, या तो C1 में, या तो इस इक्वेशन वाला का कांस्टेंट में माइनस करना इस इक्वेशन वाला का कांस्टेंट, और नीचे लेना अंडर रूट लेने के बाद या तो इस इक्वेशन का या तो दूसरा वाला, किस दोनों में से किसी एक का, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो किसी का भी x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये कर देना और यहाँ मॉड लेना। क्यों, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव होता ही नहीं है मेरे भाई। तो अब C1 माइनस C2 बाई रूट अंडर x और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, बीच में प्लस, ऐसा करना है। अब इसमें देखते हैं कि दो इक्वेशन क्या क्या दिया गया है। देखो तो दो इक्वेशन क्या क्या दिया है, यहाँ देख ही लो, है ना भाई। दो इक्वेशन दिया, पहला इक्वेशन ये है, तो इसमें कांस्टेंट देखो क्या है c, और इसमें देखो कांस्टेंट क्या है, इसका कांस्टेंट c है, इसका कांस्टेंट d है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, तो c माइनस डी या तो फिर d माइनस सी भी चलेगा। बट्टा में क्या चाहिए, बट्टा में इसमें x का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है, वही चीज़ इसमें भी है, तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ऐसा ढूंढ लो, यहाँ मॉड होना चाहिए, ठीक है। तो अब ढूंढते हैं ऐसा, देख लो भाई, यहाँ है, हमने बोला c माइनस डी भी चलेगा, d माइनस सी भी चलेगा, तो d माइनस सी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस ही चाहिए बीच में, क्योंकि माइनस तो यहाँ दिया, ये गलत दिया है, यही वाला सही है मेरा, ऑप्शन नंबर 1। कहानी हो गया खत्म 28 नंबर का। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन बताना है, उसका कुछ दिया है, बोला हाँ बिल्कुल कुछ दिया है, क्या क्या दिया है, तो बोला कि उसका जो है मेरे पास दिया है एक रेडियस, तो सर रेडियस को हम r बोलते हैं, तो r दिया है 4, यहाँ देख सकते हो भाई। फिर दिया है सेंटर, तो सेंटर दिया है यानी c से कितना, बोला 0 1 दिया है सेंटर। अब निकालना है इक्वेशन पूछा है, तो भाई मेरे जब सेंटर दिया हो, ये बात जान लो, एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है क्या क्या, तो सेंटर है h कॉमा k और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस क्या r से, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट का माइनस करने के बाद होल स्क्वायर
बराबर जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन किसका, सर्कल का। कब, जब सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो तब। ठीक है, तो अब आगे मेरे पास यहां सेंटर भी दिया हुआ, रेडियस भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। r का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। जीरो माइनस होकर के कुछ कर नहीं पाएगा इसका, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, या तो अगर यहाँ ऐसे ही दिया होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। देख लो यहाँ ऐसे ही दिया, तोड़ा नहीं है। अगर ऐसा रहता वहां तोड़ता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इसे ब्रेक कर देते, तोड़ देते, फिर आंसर मिलाते, लेकिन नहीं तोड़ा है। तो जब नहीं तोड़ा है तो y माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16। देख लो मेरा भाई, ये आंसर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो कितना नंबर ऑप्शन में, सेकेंड नंबर ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 16। ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ हम बढ़ जाएंगे। ये बातें क्लियर हो गया। चलो अब जब ये बात तो हो ही गया है, ये बात हो गया, तब आगे देखो। ठीक है, ये बात जब हो गया तब आगे देखो। तब इतना करेंगे ना हम, कि इतना करेंगे। अब अगला क्वेश्चन 30 नंबर। ठीक है भाई, तो 30 नंबर देख लिया करो। 30 नंबर में क्या दिया है पता है, कि बोला है कि फोकस ऑफ पाराबोला, इस पाराबोला का फोकस क्या होगा। बोला देखो, पाराबोला 4 तरीके का होता है। पहला जो तरीका होता है, पहला जो फॉर्म है ये है अपवर्ड पाराबोला, दूसरा है डाउनवर्ड पाराबोला, और तीसरा है क्या, लेफ्ट टू हैंडेड पाराबोला, और उसके बाद जो है वो है राइट हैंडेड पाराबोला। ये 4 तरीके का है। इसका जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। इसका जो इक्वेशन होता है वो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, लेकिन माइनस लगेगा। इसका जो होगा, इसका जो होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है भाई, अब फोकस जो यहां होता है वो क्या होता है, तो फोकस जो होता है, रे यार, फोकस यहाँ पे होता है, और वो होता है क्या, ये फोकस यहाँ वाई एक्सिस में है ना, ये फोकस वाई एक्सिस में है। तो 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 क्या हो जाएगा, एक्स जीरो वाई प्लस ए। लेकिन वही चीज जब इधर होगा तो ए कहाँ से निकलता है ये पता है ना भाई। तो हाँ, तो अब हम इधर जब लेंगे तो 0, -a होगा, तो माइनस का ए। अब यही चीज यहाँ होगा फोकस, तो जब यहाँ होगा तो फोकस तो एक्स एक्सिस में आ गया। अब एक्स एक्सिस में किधर, प्लस के तरफ। इसी जब एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कुछ ना कुछ होगा, ए होगा। तो ए प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्लस के तरफ है। अब आगे दूसरा बात, ये इधर लेफ्ट साइड है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, हम जान रहे हैं सर, लेकिन ये वाई 0 होगा, एक्स जो है ए होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि एक्स एक्सिस के माइनस के तरफ है। ये बात 4 तरह का पारा बोला था, चारों हम बता दिए। इसमें और भी कुछ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन वगैरह वगैरह, वो अभी फिलहाल आपको मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वो है नहीं। अब आगे कि क्वेश्चन जो रहेगा उससे हम कैसे जानेंगे कि क्या करना है। इतना तो हम सारा फिगर बनाएंगे नहीं, शॉर्ट में कैसे जानेंगे। बोला देखो, लिखा हुआ क्या है, एक्स का स्क्वायर बराबर 16y। कुछ मत करना मेरे भाई, तुम करना बस इतना कि यहाँ अपने से 4 लिखना, और y है तो y लिखना, x रहेगा तो x लिखना। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया। तो
4 लिख लेना, y रहेगा y लिखना, यहाँ x रहेगा तो x लिखना, जो रहेगा वही लिखना। और इधर क्या था, तो इधर मेरा था x का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इतना हो गया है तब ये करना कि यहाँ x रहने देना। अब मेरा बात सुनो, 4 लिख लेना, यहाँ y रहेगा क्वेश्चन में तो y लिखना, x रहेगा तो x लिखना। फिर सोचो ऐसा क्या लिखे इस जगह में, किस जगह में, तो इस जगह में जो ऐसा क्या लिखे जो यहाँ रखने के बाद जो नंबर रखेंगे वो गुना करेंगे 4 से तो 16 आ जाएगा। तो बोलोगे 4, अगर यहाँ 8y रहता सर तो यहाँ 2 रखना पड़ता, 4 × 2 8 आ जाता। अब यही जो मेरा नंबर है वो है a, तो a निकल गया, पहला टेंशन a का लेना है। जब a निकल जाएगा तो अब हमें तो पता है सर कि अब इसका जो निकालना है वो निकालना है फोकस। तो उसके बाद देखना कि क्योंकि 4 है ना सर, तो 0,4 होगा कि 0,-4 होगा कि -4,0 होगा कि ये 4,0 होगा, कौन वाला होगा 4 में से? बोला टेंशन मत लो, देखो स्क्वायर किस में है, बोला x में स्क्वायर है। तो x में स्क्वायर है ना, x में स्क्वायर है, इसका मतलब ये बनेगा ये y एक्सिस वाला फिगर, y एक्सिस के सिमेट्रिक वाला फिगर। तो y एक्सिस का सिमेट्रिक तो पहला भी हो सकता है, ये नीचे दूसरा वाला भी हो सकता है। अगर पहला वाला होगा तो 0,4 प्लस में लिखेंगे, ये होगा तो माइनस में लिखेंगे। बोला भाई इक्वेशन यहाँ देख कहीं भी, इक्वेशन यहाँ देख कहीं भी क्या प्लस है? बोला नहीं, कहीं तो यहाँ प्लस ही नहीं है सर। तो बोला नहीं है ना, तो ऐसा करो कि जब यहाँ प्लस है इसका मतलब प्लस होगा, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स में स्क्वायर मतलब y में होगा ये जो a का वैल्यू आया, x में स्क्वायर तो y में होगा ये वैल्यू जो आया है, और दूसरा में 0 होगा। अब प्लस या माइनस, तो यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ प्लस इसलिए प्लस छोड़ दो। शॉर्ट में x में स्क्वायर है, ठीक है, a निकालने के बाद x में स्क्वायर है इसलिए y कोऑर्डिनेट में वो नंबर आएगा a का वैल्यू, और दूसरा में 0 होगा, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस में होगा, यहाँ रहता माइनस तो माइनस में। कहानी हो गया खत्म। अब 0,4, तो भाई मेरे 0,4 के साथ तुम आगे बढ़ो, 0,4 यहाँ है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी दे दिया है 4,0, तो गड़बड़ाना नहीं मेरे भाई, ठीक है। जब इतना हो गया तो अब हम अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला मेरे पास क्या है, सो ध्यान से देखो, बोला इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालना है। क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी। तो याद रखो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें सी निकालने का ज़रूरत है। सी निकालना कैसे है सर? बोला देखो एलिप्स का जो इक्वेशन होता है, एलिप्स का जो इक्वेशन होता है ना वो ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक होता है एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर बराबर 1। जब ये इक्वेशन होता है तब ए तो पता चल गया कि ए जो एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, यहाँ पे जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर, जो बड़ा नंबर होता है वही ए होता है एलिप्स में, सिर्फ किसी और में नहीं, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा नंबर का स्क्वायर ए कहलाएगा और छोटा नंबर का स्क्वायर बी कहलाएगा। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। सर इसेंट्रिसिटी क्या होता है वो बताइए ना, क्वेश्चन तो वही है ना। बोला देखो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी को ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं मेरे भाई? ई से दिखाते हैं, ठीक है। तो ई बराबर होता है सी बाई ए। ई बराबर क्या होता है? सी बाई ए। तो ए तो मेरे पास मिल जाएगा इक्वेशन से, सी नहीं ना मिलेगा। बोला सी नहीं मिलेगा ना, तो ऐसा करो, ऐसा करो ना, ऐसा करो कि सी निकालने का फॉर्मूला जान लो। क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बोला ठीक है, अब तो हो जाना है सर। तो इक्वेशन क्या है मेरा? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 बराबर 1। अब इसको बदलते हैं, एक्स का स्क्वायर 36 का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आया? 6 बड़ा है ये, बी का वैल्यू कितना आया? 4। ए और बी निकल गया। अब इसेंट्रिसिटी निकालने बोला है तो सी भी चाहिए सर। तो सी के लिए हम रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब मेरे भाई 6 का स्क्वायर 36, इसका 16, ठीक है। तो अब 36 में 16 जाएगा तो बच जाएगा 20, लेकिन रूट के अंदर तो आ गया। अब इतना हो गया। तो जब इतना हो ही गया है तो अब हमसे इसेंट्रिसिटी पूछा है, तो इसेंट्रिसिटी पूछा है तो ऐसा करे
ऐसा करते हैं कि इसेंट्रिसिटी पूछा ना, तो इसेंट्रिसिटी E बराबर C बाई ए। तो C मेरे पास √20 यार, A मेरे पास कितना है तो 6 है, तो √20/6, √20/6 देख लो भाई ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो ऑप्शन नंबर 6 में। ये बातें हो गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 31 तक खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब बढ़ रहे होंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा 31 के बाद 32। बोला है 2 पॉइंट दिया है, क्या क्या पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट मेरा दे के रखा हुआ है। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5, ये पहला पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट कितना है 4, 3 और 1। ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप 2D के लिए जानते होंगे, 2D के लिए 2D के लिए बहुत आराम से जानते होंगे x1 y1, और यहाँ दिया होता था x2 y2। इसका आप दूरी जानते हैं, बोला दूरी का फॉर्मूला इसका होता है सर क्या पता है, बोला क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, अब एक चीज और, क्योंकि 3D आ गया ना, तो यहाँ z1 z का कोऑर्डिनेट और z1 z2, तो यहाँ हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वही चीज़ तो यहाँ भी है। ठीक है, हम इसको सपोज कर लेंगे x1 y1 और z1, इसको मान लेंगे x2 y2 और z2, दोनों के बीच का दूरी। तो दूरी कैसे निकलता है, तो z2 मैंने x2 कितना है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, उसका होल स्क्वायर प्लस, अब आगे y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 3 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 मतलब 1 माइनस 4 कितना आएगा, तो ये देख लो भाई, ये 1 है z2 माइनस z1 5 है, तो माइनस 4 आ रहा है ना, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा नहीं सोचता यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये बीच वाला नेगेटिव क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिक हट जाना है। अब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 0 से कोई मतलब नहीं, इसका 16 आएगा, 16 4 20, मतलब कि √20 आंसर होगा। तो √20 कहीं दिया होगा तो √20 कहीं दिया हुआ नहीं है। बोला कोई बात नहीं, हम इसको तोड़ते हैं। तो जब तोड़ रहे होंगे तो क्या आएगा, तो तोड़ते हैं 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको पता है रूट के अंदर है ये चीज़, तो जब रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है ना भाई ये, अब ये 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, स्क्वायर है 2 में, तो 2 तो बाहर रूट में नहीं है, इसलिए 5 रह जाएगा, 5 के अंदर नहीं है, 5 के पास स्क्वायर नहीं है, 5 रहेगा, बाकी चीज़ें बाहर रहेगा, 2√5। तो अब हम 2√5 के साथ चलेंगे, तो 2√5 ऑप्शन नंबर ए खत्म। अब लिमिट का क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देख लिया करो। ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन क्या है, तो 33 नंबर में है कि लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, हाँ अब देखो 33 नंबर। ठीक है, तो 33 नंबर क्या बोला कि 33 नंबर में जो है, 33 नंबर में जो है वो लिमिट x टेंस टू 2, और फंक्शन क्या दिया हुआ है x³ माइनस 2x² बाई x² माइनस 5x प्लस 6, ये दिया गया है। अब अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट वाला में, और कोई ना कोई वैल्यू दे देता है, कोई नंबर दे देता है, तो समझना कि लिमिट सॉल्व हो गया। डायरेक्ट वैल्यू को रख सकते हो, लिमिट को रख सकते हो, इसको बोलते हैं लिमिट अप्लाई करना। लेकिन अगर हम लिमिट रखेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो यानी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा रूप में आ गया है। तो जब ये ऐसा फॉर्म में आ जाए जहाँ से कोई भी वैल्यू ना दे, तब आप एक चीज़ करना, तब आप एक चीज़ क्या करना पता है, तब आप एक चीज़ यही करना मेरे भाई कि पहले उसको देखना कि वो किस फॉर्म में है। अगर वो ऐसा ही अलजेब्रिक फॉर्म में होगा, रूट नहीं होगा, तब उसे फैक्टराइज करना, और जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देना, फिर लिमिट को रख देना। अगर उसमें रूट रहेगा तो रैशनलाइज करना,
और एक और है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो तो अभी फिलहाल क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, या उससे रेशनलाइज से ही बना देंगे। चलो तो आगे देखो, जैसे यहाँ पे रूट नहीं है तो हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे रूट है तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन आ गया है। अच्छी बात है कि आपको सीखने का मौका मिल गया। लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। अब फैक्टराइज करेंगे, ऊपर तो कुछ ज़्यादा फैक्टराइज होगा नहीं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब है मतलब 3x है, 2x निकला, 1x बचा, माइनस एक्स स्क्वायर था 2 था, एक्स स्क्वायर निकाले तो 2 बच गया। नीचे फैक्टराइज करो भाई, तो एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 6 से तो 6x स्क्वायर आएगा। अब 5 को तोड़ सकते हैं 3x माइनस 2x और प्लस 6 पहले से। अब लिमिट x टेंस टू 2, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ से ऐसा करो कि कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो जी यहाँ से? तो यहाँ से तुम कॉमन ले लो, यहाँ से तुम कॉमन ले लो क्या, तो x कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा। तो देखो ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं क्या, तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं x, तो x जब कॉमन लेंगे, x जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस यहाँ से क्या 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 2, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो x हो गया। अब माइनस भी तो कॉमन लिए हैं तो क्या बच गया, यहाँ बोला प्लस है, माइनस कॉमन लिए तो माइनस 3, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा मेरे भाई, हाउस भाई, हाँ रे, बस बस वो रिकॉर्डिंग कर ले रहे, तो आज रिकॉर्डिंग कर लेंगे तभी ना, कल कल से टेंशन नहीं रहेगा मेरा, ठीक। सॉरी मेरे भाई। तो अब क्या है कि हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ये जो चीज है, अब ऐसा करो कि ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 यहाँ भी है, एक्स माइनस 3 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से एक्स माइनस 3 कॉमन ले लो। जब यहाँ से एक्स माइनस 3 निकाल दिए तब मेरे पास क्या बचा, केवल एक्स। यहाँ से एक्स माइनस 3 निकाले, क्या बचा -2। अब देखो ये x माइनस 2 एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो बच जाएगा मेरे पास, बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और ऊपर में एक्स स्क्वायर और नीचे मतलब डिनोमिनेटर में x माइनस 3। अब जो बचा है उसमें अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट अप्लाई कहाँ करते हैं, मतलब नहीं समझ में आता है सर, लिमिट अप्लाई करने का मतलब ही नहीं समझ में आता। बोला कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता हमें ना जी, टेंशन नहीं लेना है कभी तुम्हें, टेंशन बिल्कुल भी नहीं। जहाँ x है x को हटा दिया करो, x को हटा दिया करो और x के जगह में जो x का लिमिट है वो रख दिया करो 2, ठीक है। फिर सर x को हटा दिया करेंगे, बोला हाँ फिर हटा देना, और जहाँ x का लिमिट जो 2 है वो रख देना। अब इसे सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो आ जाएगा सीधा सीधी -4। तो हम उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे जिसमें -4 होगा। तो अब देखते हैं कि -4 है या नहीं है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, वो जो मेरा है ना, वो मेरा क्या है कि फैक्टराइजेशन से बनेगा। हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि अगर रूट होगा और उसमें अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो निश्चित रूप से आपको फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई और रास्ता हो सकता है, लेकिन जनरली किसी किसी क्वेश्चन में दूसरा रास्ता हो सकता है, लेकिन जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ है अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम फैक्टराइज सॉरी रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो इसको सॉरी फैक्टराइज बोले होंगे तो सॉरी इसके लिए, इसको फैक्टराइज नहीं, फैक्टराइज ऊपर वाले में करना था जो हमने करके निकल गया उसे, जहाँ रूट नहीं वहाँ फैक्टराइज, जहाँ रूट वहाँ रेशनलाइज, ठीक है। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो जो कुछ यहाँ है और यहाँ है उसको डिटो लिख जाएंगे, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा, ऊपर भी और उसी से मल्टीप्लाई भी
और उसी से डिवाइड भी, बस बीच वाला जो साइन है माइनस का हम उसे बदल देंगे और कर देंगे प्लस। बस इतना ही सा तो बात ही है, इतना ही सा बात है मेरे भाई, बस इतना सा बात। बोला हाँ बस इतना सा बात। अब इसे सॉल्व करते हैं, अब इसे निपटाते हैं, ठीक है। तो जब इसे निपटा रहे होंगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। गलती कभी नहीं करना, एक क्या कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ अलग, वन के साथ अलग मत करना, फंस जाओगे। कहाँ फंसोगे ये आगे हम बता देंगे। अब देख लो यहाँ पे अगर हम इसको a माने तो इसको भी a मानना पड़ेगा, अगर हम इसको b माने तो इसको भी b मानना पड़ेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो आपको तो फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इतना हो गया तब लिमिट x टेंस टू जीरो, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, वन प्लस एक्स, वन का स्क्वायर वन ही आएगा, ये x रहने दो, ब्रैकेट में अंडर रूट क्या है तो वन प्लस एक्स प्लस वन। अब ये माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा तो आगे क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये वन कट गया तो x बचा, नीचे x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, सॉरी वन प्लस एक्स। अब ये x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, तो बच जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो, वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वन। अब हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स है और प्लस वन है सर। तो हमने आपको बताया कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, एक्स को हटाते हैं और एक्स के जगह में जो कुछ है, जैसे एक्स के जगह में यहाँ जीरो है तो हम x के जगह में जीरो रखेंगे, लिमिट जीरो है इसलिए। वन बाई जीरो प्लस वन, वन होगा, वन का स्क्वायर रूट वन और प्लस वन पहले से, तो वन बाई वन, वन कितना हो जाएगा टू, तो प्लस वन बाई टू आएगा आंसर। हमें जहाँ मिलेगा वन बाई टू हम उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे, वन बाई टू ऑप्शन नंबर 4। कहानी हो गया समाप्त 34 तक, ठीक है मेरे ब्रदर। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में, वो मेरा है 35 नंबर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बट इससे पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखना बहुत ज़रूरी है, और वो फॉर्मूला ये है कि लिमिट x टेंस टू जीरो होना चाहिए और यहाँ पे साइन x बाई एक्स बराबर, तो ये वन होता है कब, जब जो वेरिएबल साइन के साथ, सॉरी जो एंगल में वेरिएबल है, जैसे साइन का एंगल में वेरिएबल x है तो लिमिट भी उसी का जीरो होना चाहिए, और एंगल में जो कुछ है वही चीज़ नीचे होना चाहिए, तब उसका वैल्यू डायरेक्ट लिमिट से अप्लाई करने पे वन आता है। ऐसा ही कहानी 10 के साथ भी होता है, ऐसा ही कहानी 10 के साथ भी होता है, बस साइन और 10 के साथ, दो ही के साथ। एंगल में जो वेरिएबल x है उसी का लिमिट जीरो होना चाहिए, जो एंगल में वही चीज़ नीचे होना चाहिए, तो वन आ जाएगा। सर बातें हमको समझ में आया कि जो एंगल में वेरिएबल अगर x है तो और उसका लिमिट जीरो होना चाहिए और नीचे भी वही चीज़ होना चाहिए, ये बात नहीं समझ में आया। बोला यहाँ अगर 2x है तो एंगल में यहाँ नीचे भी 2x होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए जो उसी का लिमिट जीरो होना चाहिए, तब हम डायरेक्ट कितना लिख देंगे वन। बोला ठीक है, ऐसा 10 में भी होगा, मतलब जो एंगल में है वही चीज़ नीचे और जो एंगल का वेरिएबल में है उसका लिमिट जीरो होना चाहिए। बस यही दो चीज़ याद रखना है, नीचे सेम एंगल से और लिमिट उसका वही होना चाहिए, जो वेरिएबल है उसी का लिमिट जीरो होना चाहिए। बोल खत्म क्वेश्चन। लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है सर, आप बोल तो देते बट इतना आसान रहे तब तो 35 नंबर क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू जीरो, अब आगे साइन 4x बाई साइन 2x। एक बात याद रखना मेरे भाई, जो लिमिट है वो हम अगर इस तरह से क्वेसेंट में है तो ऊपर वाले के लिए लिमिट को अलग लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे वाला के लिए लिमिट को हम अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला के लिए लिमिट हम अलग लिख सकते हैं।
ये लिख दिए, ठीक है। अब इतना के बाद जब ऐसा लिख लिए तो सर इस फॉर्मेट में तभी ना आएगा जब नीचे कुछ होगा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आएगा कैसे। बोला जो वेरिएबल यहाँ x है उसका लिमिट 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जो चाहिए हमें 4x, वो 4x नहीं ना है। बोला देखो हो जाएगा, 4x चाहिए नीचे। बोला हाँ चाहिए, तो लिख दिए सर। क्यों लिखे भाई नीचे 4x? बोला इसलिए लिखे ना सर, ताकि नीचे इसलिए 4x लिखें तो उससे होगा क्या वो बताओ ना। बोला इसलिए लिखे सर, इसलिए लिखे ताकि नीचे से नीचे मैच करवाना है ना हमको। बोला हाँ नीचे मैच करवाना है तो 4x लिखा ताकि मैच हो सके, ये बात हम समझे, लेकिन बैलेंस तो नहीं हुआ ना क्वेश्चन। बोला हाँ ये बात बोल सकते हैं कि जैसा पहले था वैसा ही नहीं आया, तो नहीं आया तो इसलिए 4x से मल्टीप्लाई भी कर दिए ताकि ये 4x कट जाए फिर से उतना ही आ जाए। मतलब अनबैलेंस भी नहीं करना है और जो तुमको चाहिए, जिस रूप में चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, वो आ भी जाना चाहिए, ठीक है। इतना बात तो ऐसा आ गया है सर। अब नीचे भी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप, जो वेरिएबल x है उसी का लिमिट 0 है और यहाँ पे एंगल में जो था वही नीचे भी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। बोला ऐसा करने के लिए नीचे अगर एंगल जो है वही चीज़ नीचे कर लिए। अब नीचे करने के बाद हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना। बोला क्यों? क्योंकि वो तो 2x नीचे इसलिए लिखे ताकि इसके फॉर्मेट में आ जाए, अब अपने से देना पड़ेगा ना ये x। बोला हाँ ठीक है। अब एक बात बताया सर। बोला बताओ। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा आप, ये वाला चीज अब ना सर ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज आपको 1 देगा, 1 देगा, सॉल्व तो हो जाना है। लेकिन फंसा रहा है कौन पता है? लिमिट अप्लाई कीजिएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ऊपर नीचे यार दोनों जगह 0 आ जाएगा तो कोई नंबर तो मिला नहीं, और लिमिट में कोई वैल्यू मिलना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए। बोला रे मेरे भाई ये x से x कट जाना है। बोला अच्छा ऐसा हो सकता है, तो अब लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। तो इस पूरे का 1 हो जाएगा बट्टा इंटू 1 इंटू यहाँ कितना बच जाएगा 4, जो पिंक कलर से है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, ये कितना है 2। अब ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। तो सीधा सीधी आंसर बोलेंगे हम कि 2 आना है। आंसर कितना आना है? 2 आना है। तो आंसर जो मेरा आएगा वो 2 आएगा। तो 2 किधर है भाई? 2 किधर है? छोड़, थोड़ा सा खोजो, इसका ऑप्शन नंबर 1 में है। कहानी हो गया ख़त्म, ठीक है। जब इतना बातें हो गया तब आगे किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक ना। अब इतना हो गया तो चलते हैं डिफ्रेंसिएशन की तरफ। देखो डायरेक्ट फार्मूला है, तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला पे बात करना पड़ेगा, तो बात हम यही करेंगे फार्मूला में कि कॉट एक्स का, कॉट एक्स है ना जी, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हम जानते हैं कि कॉट का क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, और सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस लग जाएगा। डिफ्रेंसिएशन में, डेरिवेटिव में जिस जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम सी से स्टार्ट होता है उसके रिजल्ट में, उसके आंसर में माइनस जरूर लगेगा। जैसे कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर हम कॉसेक एक्स का देखें तो कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, लेकिन माइनस के साथ होगा। बाकी टेन में टी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो नहीं रहा है। साइन में सी से स्टार्ट हो नहीं रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब में कभी भी माइनस नहीं लगेगा। सेक में भी एस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस नहीं लगेगा। तो ये हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा u इंटू भी से, ठीक है। तो 37 नंबर देख लो, हम लोग लास्ट पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है अब, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखोगे हम इसको u मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, ठीक है। अब जब u भी हो गया तो u भी का फॉर्मूला जानो, u इंटू भी बराबर होता है कि u को बाहर निकालते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को बाहर निकालते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो u को बाहर का मतलब है साइन x को बाहर, cos का डिफ्रेंसिएशन, तो cos का डिफ्रेंसिएशन अभी बताएं माइनस साइन x प्लस
फिर भी को बाहर निकालना है यानी कॉस को, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस। अब देखोगे आगे ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाहर में रहेगा प्लस कॉस कॉस, तो कॉस कॉस क्या हो जाना है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख जाओ और साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बाद में, ठीक है। प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद लिखा जाता है। अब अगर इतना ऑप्शन में नहीं होगा तो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब जब इतना फॉर्मूला है तो मेरे पास तो यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो उसके बदले में हम इन पूरे के बदले में क्या लिख जाएंगे, तो लिख जाएंगे केवल और केवल कॉस। जितना एंगल यहाँ ए है उसका डबल हो गया है 2a, यहाँ लेकिन x x है तो x x है तो कितना x 2x, बोला cos 2x के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरा cos 2x है ऑप्शन नंबर 3 में। बातें हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन बोला है इफ़ द मीन ऑफ 15 टर्म्स, माने 15 कोई भी नंबर होगा या कुछ और भी होगा उसके बारे में इसका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 15 गो ऑब्जर्वेशन है। अब 15 ऑब्जर्वेशन का सम करने के बाद 15 ऑब्जर्वेशन है तो 15 को सम करेगा, 15 से डिवाइड करेगा तो निकल जाता है मीन, ठीक है। थोड़ा सा मीन के बारे में अगर जानना चाहते तो जान लो। मीन देखो भाई, मीन अगर तुम्हारे पास 15 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को सी मानते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन और तीसरा ऑब्जर्वेशन और चौथा ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से कितना ऑब्जर्वेशन, 15वां ऑब्जर्वेशन। सबको जोड़ेंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा क्या, मीन। लेकिन क्वेश्चन उल्टा है, बोला है कि 15 टर्म का मीन दे दिया है, मीन दे दिया है मतलब 15 टर्म का मीन, तो यानी कि यहाँ क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स बाई में डिवाइड कितना से, 15 से, और आया कितना है मीन, तो मीन बता रहा है यहाँ 6 आया है, 6 आया है मीन। तो पूछ रहा है कि 15 टर्म का सम कितना आएगा, तो ऐसा करते हैं ना सर कि सम ऑफ 15 टर्म्स को रहने देते हैं, हमें ये निकालना है तो इसको उधर ले जाते हैं, तो 15 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 6 के साथ, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 15 को 6 से करोगे तो आ जाएगा 90, 90 6 5 30 का 0, 6 कम 6, 6 और 3 9 खत्म, 90 आ गया। तो यानी कि सम कितना आ जाएगा उसका 15 टर्म का, 90। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट सही होगा। अब और मेरा 2 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, उसके बाद आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, 2023 भी मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे किधर गया, 2023 का 39वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट। 2 चीज़ याद रख लो, ये डायरेक्ट हम बोल देते, लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर श्योर इवेंट है, कौन सा इवेंट, श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है, लेकिन अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 0। तो डायरेक्ट हम इसमें 0 में टिक करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर वाला, तो 40 में चलो भाई देखो क्या बोला है कि 5 गो वाइट बॉल है, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। एक बैग है, सीधा सीधी जानो, एक बैग है मेरे पास, तो लो भाई एक बैग बना दे रहे हैं, ठीक है। एक बैग बना दिए, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, तो ये है बैग, और इसमें 5 गो कैसा बॉल है, बोला 5 गो वाइट, W मतलब वाइट, 5W मतलब 5 गो वाइट, और क्या है सर, बोला 7 गो रेड, R मतलब रेड और 7 मतलब 7 गो रेड बॉल है। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम
कि टोटल 7 गो रेड बॉल है, तो 7 में से एक, तो 7C1, ठीक है। और टोटल कितना है, बोला टोटल 7 5 12, तो 12 में से एक, तो कितना आ जाएगा, नीचे 1 रहता है तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जितना ऊपर है उतना ही हो जाएगा। तो नीचे 1 है इसलिए 7 का 7 ही हो जाएगा, और नीचे यहाँ भी 1 है इसलिए 12C1 को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 12। तो 7/12 आंसर होगा, और इसी के साथ मेरा कहानी हो जाएगा खत्म, कहानी हो गया खत्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए आपको सारा अपडेट मिल सके। बेल आइकन जरूर दबा लें। और इसमें एग्ज़ाम से एक दिन पहले ब्रह्मास्त्र वीडियो का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आने के लायक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।